origin resource sharing. Now course vulnerability है या नहीं है, पहले बताओ. Is course a vulnerability or not? Course is a functionality. Course is not a vulnerability in itself. Course को misconfigured करा जाए, then it can turn into a vulnerability. But itself having course is not a vulnerability. It is a feature that was implemented in 2008 for the better रिसोर्स शेयरिंग अक्रॉस डिफरेंट ओरिजिन्स. ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ. लेट्स मूव ऑन टू हिंदी नाउ. ठीक है, तो एक काम करते हैं कि कोर्स अपने आप में ना कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है. ठीक है, सबसे सीधी सी बात समझो, कोर्स इज अ फंक्शनैलिटी. कोई बोलता है कि भाई कोर्स के बारे में पता है, हाँ पता है. कोर्स इज अ फंक्शनैलिटी जो हेल्प करता है जो आपस में ओरिजिन्स है. अभी बात करेंगे ओरिजिन क्या होता है, इसके लिए वो भी समझना जरूरी है. वो आपस में रिसोर्सेज को कैसे शेयर कर सकते हैं, बेसिकली सी इतनी सी बात है. तो अपने आप में ये कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर इसको गलत मिसकॉन्फिगर्ड करा जाए, यानी कि इसको गलत कॉन्फिगर्ड करा जाए, तो आपको इसके थ्रू वल्नरेबिलिटी मिल सकती है. ठीक है, अब अपने आप में ये कोई रिस्क पोजेस नहीं करता. अगर आपको कोर्स मिसकॉन्फिगर्ड भी है, लेट से वो पूरा मिसकॉन्फिगर्ड है, तो भी अपने आप में कोई वल्नरेबिलिटी प्रोसेस नहीं करता. ठीक है, इसकी कोर्स मिसकॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आप बाकी काम कर पाते हो, यानी कि आप बाकी चीजें जैसे कि आप किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा पाओगे, लेकिन अपने आप ये कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है. दिस इज जस्ट अ मिसकॉन्फ़िगरेशन. उस मिसकॉन्फ़िगरेशन का फायदा उठाया जा सकता है बाय अदर वल्नरेबिलिटीज, बट इन इटसेल्फ course is a functionality, and course misconfiguration in itself cannot do anything until it is exploited by some other script, some other कोई भी vulnerability. तब आपको समझ आएगा कि ये समझ आया क्या मैं कह रहा हूं. तो चलो एक काम करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या पहले, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे एक समझता हूं. आज हम बात करते हैं सबसे पहले, एक मिनट रुको. सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स मूव टू 1994. देयर इज नो, सबसे पहले याद रखना कोर्स और सेम ओरिजिन पॉलिसी अलग अलग है. तो सबसे पहले आती है सेम ओरिजिन. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, अभी कोई सेम ओरिजिन पॉलिसी नहीं है. अरे एक तो ये बेकार कीबोर्ड से सेम, भाई इसका कैप्स लॉक को क्या हो गया, एक बार दबाने में चलता ही नहीं. ओरिजिन पॉलिसी, अभी तक सेम ओरिजिन पॉलिसी नहीं आई थी. 1995 में सेम ओरिजिन पॉलिसी आई थी. ठीक है, तो इस समय तक क्या होता था, फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि मैंने एक मलिशियस साइट होस्ट करी फिशिंग के लिए. मैंने एक साइट होस्ट करी HTTPS, समझना ठीक है इसको, evil.com. मैंने होस्ट करी HTTPS evil.com. ये मेरी वेबसाइट है, मलिशियस साइट. अब मैं क्या करता था, इस मलिशियस साइट में ना मैंने एक कोड लिखा कि ये कोड क्या था, मेरा स्क्रिप्ट. ऐसे कोड लिखते हैं, तुम्हारे को मैं समझाता जाऊंगा. स्क्रिप्ट कोड लिखता हूँ, जावास्क्रिप्ट का. मैंने इसके अंदर एक कोड लिखा. कोड क्या था, फेच करो, फेच, ठीक है, रिक्वेस्ट मारो, फेच करो HTTPS. लेट्स से एक बैंक की साइट थी, bank.com/, और इससे क्या काम करो, इसका एक एंड पॉइंट था ट्रांजैक्शन क्वेश्चन मार्क अकाउंट अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड अमाउंट इक्वल्स टू, ये ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, रुको. तो तुम्हारे को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि ये मैं बताऊंगा बाद में तुम्हारे को कि मैं क्या कह रहा था. यूजर, तो बेसिकली उसके अंदर ना ये था, एक स्क्रिप्ट लिखी थी इस साइट के अंदर. ये मेरी साइट थी 1994 में, जब सेम ओरिजिन पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट करती थी. फिर हम समझेंगे सेम ओरिजिन पॉलिसी जब आई तो है क्या सेम ओरिजिन पॉलिसी. ठीक है, और ये क्या काम करती थी, ये बैंक.com पे रिक्वेस्ट करती थी और उस यूजर की सारी डिटेल निकाल के ले आती थी. इसमें उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी थी सारी, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ये सब था, ऐसा मान लेते हैं. ठीक है, और वो उसे पढ़ पाता था. अब क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट थी, देखो ये जो कोड है, ये कोड कहाँ था, क्लाइंट ने अपने ब्राउजर में खोला था. तो जब ये रिक्वेस्ट उसके ब्राउजर से लगती थी, तो ब्राउजर क्या करता था, ब्राउजर ना इसमें जो बैंक.com है उसकी कुकीज साथ में भेज देता था. जो यूजर की कुकीज उसके ब्राउजर में सेव रहती है. अब मैं अगली बार बैंक.com में जाऊंगा तो मेरी कुकीज ऑटोमेटिकली ब्राउजर सेंड कर देगा और मैं लॉग इन हो जाऊंगा. हर बार यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती. तो बैंक.com में मेरी कुकीज चली जाती थी और पूरी की पूरी जितनी भी मेरी यूजर इन्फो होती थी वो पहुंच जाती थी किसके पास, वो पहुंच जाती थी evil.com के पास मेरी. तो इसमें यूजर को क्या करा, यूजर की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसने एक लिंक पे क्लिक कर दिया. सिर्फ उसकी कितनी सी गलती थी, उसने एक लिंक पे क्लिक कर दिया और इतने में ही उसका काम हो गया. ठीक है, उसने एक लिंक पे क्लिक करा, उस लिंक पे क्लिक करने का वेबसाइट खुली. वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का कोड था जो कि बैंक.com पे रिक्वेस्ट मारता था. और क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट टैग है, जैसे ही ये फेच रिक्वेस्ट लगती थी यूजर के ब्राउजर से, तो
जो ब्राउजर था ऑटोमेटिकली वो कुकी इसमें ऐड कर देता, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि यूजर जो है बैंक.com में पहले से लॉग्ड इन था, ठीक है, उसकी कुकीज स्टोर हो रखी थी ब्राउजर के अंदर, और उसकी पूरी यूजर इन्फो जितनी भी थी वो evil.com वो मिल जाती थी। इतना समझ आया? पहले सबको बताओ, पहले 1994 में ये होता था। अब ये तो कितना खतरनाक है, मतलब ऐसे तो कोई भी किसी पे भी अटैक कर देगा। मतलब मेरे को बस एक मलिशियस साइट होस्ट करनी है, उसमें जो मर्जी में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूं और वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर उसमें मैंने कोई ऐसा कोड लिख दिया कि जाओ इस बंदे की इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट से निकाल के लाओ, अब क्योंकि ये बंदा उस वेबसाइट पे ऑलरेडी लॉग्ड इन था तो इसकी कुकीज ब्राउजर में स्टोर थी, तो भैया ये तो गया काम से। समझ आया इतना सबको? ये क्लियर है सबको, है ना? ये सेम ओरिजिन पॉलिसी थी। अब ये तो अपने आप में तुम्हारे को समझ आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इतना तो समझ आ रहा है। अब आता है ये, अब इसको सॉल्व करने के लिए उस समय जो सबसे बढ़िया ब्राउजर हुआ करता था जिसे हम कहते थे नेटस्केप, ठीक है, नेटस्केप। तो अपना जो सबसे बढ़िया ब्राउजर हुआ करता था नेटस्केप ने, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने निकाल दी 1995 में सेम ओरिजिन पॉलिसी। वो निकालते सेम ओरिजिन पॉलिसी। सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या कहती है कि भैया जो एक वेबसाइट है, जो एक ओरिजिन है, एक ओरिजिन सिर्फ दूसरे ओरिजिन पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता, ठीक है। तो अब यहां पे समझते हैं कि ओरिजिन क्या होता है, व्हाट इज एन ओरिजिन। तो एक ओरिजिन ये होता है, एक वेबसाइट की यूआरएल को हम एक ओरिजिन बोल रहे हैं, https google.com:80, ठीक है। ये एक ओरिजिन है, जो वेबसाइट है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, यानी कि एक वेबसाइट, एक डोमेन दूसरे डोमेन पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। बढ़िया पॉलिसी थी, बढ़िया सिक्योरिटी फीचर था। अब इसमें ओरिजिन किसको माना जाता है क्या? अब मेरे को बताना, मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं कि इनमें से सेम ओरिजिन कौन सा है। कैपिटल क्यों करी जा रहा है? और https google.com, इनमें से बताओ कि कौन सा ओरिजिन सेम माना जाएगा। ये 3 यूआरएल दी है मैंने, इनमें से कौन सा सेम ओरिजिन माना जाएगा? कोई बता सकता है? ए, बी या सी? कौन सा ओरिजिन सेम माना जाएगा इस ओरिजिन के, यानी कि कौन सी वेबसाइट इसी का पार्ट मानी जाएगी? इसका बहुत सिंपल सा आंसर था, इसका बहुत सिंपल सा आंसर था, ठीक है, कि आपको यहां पे क्या काम करना है, google.com जो है, ठीक है, यहां पे हर चीज, ये 3 हिस्सों को अलग अलग माना जाता है। एक यूआरएल के अंदर, एक यूआरएल के अंदर ये तीनों चीजें अलग मानी जाती है। एक होती है स्कीम, इसे स्कीम कहते हैं, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट इन इटसेल्फ। डोमेन, ये अपने आप में एक अलग हिस्सा माना जाता है। पोर्ट एक अलग हिस्सा माना जाता है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये जो तीनों चीजें हैं मैच करेंगी, तीनों चीजें, कंपल्शन है कि ये तीनों चीजें मैच करेगी तभी ही वो सेम डोमेन माना जाएगा। तो क्या HTTPS तीनों में मैच कर रहा है? यहां पे नहीं कर रहा है, तो ये हो गया आउट, ठीक है। और इन दोनों में HTTPS मैच कर रहा है, तो ये अभी भी इन स्कोप है। अब आते हैं दोनों में google.com। क्या दोनों में google.com सेम है? इसमें google.com सेम है, ये अभी भी स्कोप में है। और इसमें google.com सेम नहीं है, इसमें meet.google.com है, विच इज कंसिडर्ड डिफरेंट। तो नाउ यहां पे क्या होता है, यहां पे हम आते हैं और ये जो 80 है, ये 80 भी अब चेक होगा कि क्या पोर्ट सेम है। यहां पे आया, ये दोनों तो ऑलरेडी आउट हो गए, बचता है ये, तो क्या पोर्ट सेम है? नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया। तो यानी कि तीनों के तीनों अलग ओरिजिन माने जाएंगे, वो सेम ओरिजिन नहीं माने जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई, फॉर एग्जांपल, अगर इनमें से कोई कि http google.com इस पे रिक्वेस्ट करना चाहेगा और कुछ रिसोर्स एक्सेस करना चाहेगा कि मेरे को यूजर की इन्फो दो, वो मना कर देगा। इस पे करना चाहेगा, ये अगर इस पे करना चाहेगा मना कर देगा, ये अगर इस पे करना चाहेगा मना कर देगा। समझ आया? तो इसीलिए सेम ओरिजिन पॉलिसी बनाई। सेम ओरिजिन पॉलिसी सीधा सा रूल अप्लाई करती है कि भैया तुम्हारे ये जो तीनों पार्ट हैं एक यूआरएल के, अगर तो वो सेम है तो वो आपस में रिसोर्स को शेयर कर सकती हैं, वरना नहीं कर सकती। अब तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। ओरिजिन को लेके किसी को कोई क्वेश्चन? इस सेंटेंस में, मैं जो ये सेंटेंस बोल रहा हूं इसमें मुझे बताना अगर किसी को कोई डाउट हो कि सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या कहती है, कि आप 2 डिफरेंट ओरिजिन में रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते। किसी को कोई डाउट इसमें? सब कुछ नहीं,
एक यूआरएल में जो डायरेक्टरी है, जो उस डायरेक्टरी के आगे फाइल है admin.php, वो भी यूआरएल का पार्ट होता है। मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 हिस्सों की बात करी है यूआरएल में। यूआरएल में तो बहुत बड़ी चीज हो गई यूआरएल, आप जो कह रहे हो उसमें। यूआरएल में आपको पता है, अगर नहीं पता, क्रेडेंशियल्स भी होते हैं यूआरएल में। हम लोग क्रेडेंशियल्स भी पास कर सकते हैं, टॉम कैट एट लेट से सुपर सीक्रेट ऐसे करके हम कोलन पासवर्ड भी पास कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग चीजें दे सकते हो, आप इसमें बुकमार्क दे सकते हो यूआरएल के अंदर हैश लगा के, आप इसमें पैरामीटर्स दे सकते हो, उनकी वैल्यू, बहुत कुछ होता है यूआरएल में। मैं सिर्फ 3 चीजों की बात कर रहा हूं, डोमेन, पोर्ट एंड दिस। सबको क्लियर है? मतलब मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो सेंटेंस बोला है कि दो डिफरेंट ओरिजिन, सेम ओरिजिन पॉलिसी कहती है, दो डिफरेंट ओरिजिन, यानी कि दो डिफरेंट ओरिजिन, ये अपने आप में डिफरेंट ओरिजिन है तीनों, और ये अलग है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ओरिजिन में हम रिसोर्स शेयरिंग नहीं कर सकते, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो मुझे समझाओ फिर रिसोर्स। मैं इतनी बार बोला कि रिसोर्स 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 क्या होता है, बताओ। चलो, मैंने बोला कि सेम ओरिजिन में दो रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते। व्हाट इज कंसिडर्ड अ रिसोर्स इन दिस? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैंने तुम्हारे को बताया था क्वेश्चन, जिनको रिपीट करना है, कि सेम ओरिजिन पॉलिसी का एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाते हैं, वन लाइनर। सेम ओरिजिन पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जो टू डिफरेंट ओरिजिन हैं उनमें रिसोर्स शेयरिंग नहीं हो सकती। सेम ओरिजिन ये कहती है कि टू डिफरेंट ओरिजिन में रिसोर्स शेयरिंग नहीं हो सकती। द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्स ओवर हियर? एनी टाइप ऑफ डेटा। बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम लोग, बिल्कुल गलत, सब गलत है। इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो और मैं, मेरे को मजबूरन आप सही क्वेश्चन नहीं पूछते हो, मेरे को पूछना पड़ता है तुम लोगों से। भाई क्वेश्चन पूछो तभी तो सीखोगे। अब मैं रिसोर्स क्लियर ना करता और तुम किसी को लेट से तुम इंटरव्यू में बैठते और वही सेम क्वेश्चन पूछ लेता, भाई व्हाट इज रिसोर्स इन दिस, तुम कहते हैं एनी टाइप ऑफ डेटा, वो बाहर निकाल देता वहीं से तुम्हारे को, ठीक है। तो देखो, रिसोर्स कभी भी, एक वेबसाइट सेम ओरिजिन पॉलिसी कभी भी ना इमेजेस को बैन करती है, नॉट डज इट ब्लॉक एनी इमेजेस। तो इमेज, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर भाई सेम ओरिजिन पॉलिसी इमेजेस को ही वेबसाइट में बैन कर देगी, तो मैं सारी इमेजेस को, दुनिया भर की इमेजेस को अपनी वेबसाइट में थोड़ा डाल लूंगा। मेरे को अगर अपनी वेबसाइट में हजारों इमेजेस डालनी है, तो कितनी सारे तो उनमें होस्टेड होती है, डिफरेंट एप्लीकेशन में इंक्लूड करता हूं उनको। सेम ओरिजिन पॉलिसी अगर उसे ब्लॉक कर देगी तो मेरे को तो प्रॉब्लम आ जाएगी, वेबसाइट रन कैसे करूंगा। तो सेम ओरिजिन पॉलिसी इमेजेस को ब्लॉक नहीं करती। दूसरा क्या, फिर सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या सीएसएस फाइल्स को, लेट्स से मुझे एक सीएसएस फाइल है बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस, बहुत कॉमन फाइल है, क्या ये इसको ब्लॉक कर देगी? नहीं करेगी, सीएसएस को भी। फिर आप कहोगे अच्छा इसका मतलब जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट फाइल को, अरे उसको भी नहीं करेगी। अगर मैं लिख दूं जे क्वेरी डॉट जेएस को जाके लेके आओ इस वेबसाइट से, उसको भी ब्लॉक नहीं करेगी। तो फिर सेम ओरिजिन पॉलिसी रिसोर्स, कौन सी रिसोर्स को ब्लॉक कर रही है, कोई बता सकता है? तो सेम ओरिजिन पॉलिसी में आपको समझाता हूं, व्हाट डज सेम ओरिजिन पॉलिसी ब्लॉक। सेम ओरिजिन पॉलिसी ब्लॉक क्या करती है कि आप, अच्छा पहले तो ये बताओ, सेम ओरिजिन पॉलिसी जब मैं कह रहा हूं ना कि वो दो रिसोर्सेज के बीच में मतलब दो दो ओरिजिन के बीच में रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते, तो उसका बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे और क्लियर करते हैं इसको। इसका सीधा सा इतना मतलब है कि सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या करती है, वो ये देखो, किसी वो ना रोकती नहीं है किसी को। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोड, अगर लेट से सेम ओरिजिन पॉलिसी, याद रखना, सेम ओरिजिन पॉलिसी अप्लाइड है, ठीक है, सेम ओरिजिन पॉलिसी अप्लाइड है, मैं ये बोलता हूं। तो एक स्क्रिप्ट कोड है, उसके अंदर स्क्रिप्ट फैच ठीक है, स्क्रिप्ट फैच लेट से यहाँ पे कर देते हैं गूगल की जगह पे दोबारा से bank.com/यूजर की डिटेल्स निकाल के लाओ। अब सेम ओरिजिन पॉलिसी 1995 में आपको ओरिजिन पता चल गया, तो ओरिजिन को हटा देते हैं। अब सेम ओरिजिन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो क्या अगर मैं अब एक evil.com पे जाऊंगा जिसपे ये कोड लिखा है, तो क्या ये मेरी जो यूजर इन्फो है वो आएगी या नहीं आएगी इस साइट पे, evil.com पे? सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं, क्या बैंक.com पे रिक्वेस्ट जाएगी या नहीं जाएगी, पहले इतना बताओ। ब्लॉक कर दी जाएगी या नहीं करी जाएगी ब्लॉक? रिक्वेस्ट ब्लॉक होगी या नहीं होगी? रिक्वेस्ट जाएगी, यही तो सोचने वाली बात है, रिक्वेस्ट जाएगी, फैच भी होगा, इससे सारी यूजर डिटेल्स भी आएंगी, इसके साथ कुकीज भी जाएगी, चाहे सेम ओरिजिन पॉलिसी लगी है कुकीज भी आएगी। बट सेम ओरिजिन पॉलिसी पता है क्या करती है, वो बहुत तेज गेम खेलती है। सेम ओरिजिन पॉलिसी evil.com को रिस्पॉन्स देने से मना कर देती है। जो
ब्राउजर है, उसके पास, ब्राउजर के पास, यूजर के ब्राउजर के पास डिटेल्स आएगी और फिर ब्राउजर शेयर करेगा ना evil.com को, भैया ये कोड लिखा है कि जाओ डिटेल निकाल के लाओ, तो ब्राउजर इसमें कुकीज ऐड करेगा और रिक्वेस्ट भेज देगा बैंक.com के पास। बैंक.com से जो रिस्पॉन्स आएगा ना, उस रिस्पॉन्स में वो चेक करेगा कि उस जो रिस्पॉन्स आया, वो चेक करेगा कि ये जो रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, क्या उसका ओरिजिन और हमारी वेबसाइट का ओरिजिन सेम है। यानी कि चेक करेगा कि भैया यूज जो वेबसाइट ओपन है वो तो है evil.com, और जो रिस्पॉन्स आया है वो कहां से आया है, वो कहेगा ये तो बैंक.com से आया है। इसका मतलब दोनों मिसमैच कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स देगा ही नहीं वापस evil.com। तो रिक्वेस्ट लगती है, लेकिन वो जो ब्राउजर है वो रिस्पॉन्स को छुपा देता है, तो रिस्पॉन्स नहीं दिखने देता उसे। तो बेसिकली उसका मोटो क्या था, उसका मोटो था कि भैया मेरे को देखनी है रिस्पॉन्स, लेकिन मेरे को देखनी है रिस्पॉन्स, लेकिन अब रिस्पॉन्स नहीं देख पाएगा वो। समझे इस बात को? इसमें किसी को कोई डाउट है कि जो सेम ऑरिजिन पॉलिसी है, वो एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सेम ऑरिजिन पॉलिसी कभी भी रिक्वेस्ट पे काम नहीं करती है। तो रिक्वेस्ट तो जाएगी ही जाएगी, सेम ऑरिजिन पॉलिसी रिस्पॉन्स को ब्लॉक करती है। रिस्पॉन्स वो क्या काम करती है, evil.com को इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स में यूजर की सारी डिटेल्स होंगी, लेकिन वो evil.com को छुपा देगी, evil.com तक पहुंचने ही नहीं देगी, वो वहीं पे ब्लॉक कर देगी कि भैया ये जो रिस्पॉन्स आया है इसमें तो लिखा है कि ये उससे आया है बैंक.com से, और तुम हो evil.com, तो इसका मतलब मैं तुम्हारे को नहीं देने वाला, ये मेरे यूजर का डेटा है। जो ब्राउजर तो उसी यूजर के अपना, जो मैं यूजर हूं, जो मैं करंट यूजर हूं, मेरे ब्राउजर पे चल रहा है ना, वो कहेगा ये तो मेरे यूजर का डेटा है, तुम्हें क्यों चाहिए ये। तो इसलिए वो क्या काम करेगा, वो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा कि मैं तुम्हारे को इसका रिस्पॉन्स नहीं देखने दूंगा। इतना समझ आया? बिल्कुल, अगर मेरी कोई साइट है और उस पर थर्ड पार्टी कोई रिक्वेस्ट करेगी, तो रिक्वेस्ट तो लगेगी, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स मेरी साइट से जाएगा, उसके ब्राउजर के हाथ में है वो, कि वो उसको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। समझे इस बात को? गॉट इट, अब तुम्हारे को समझ आ रहा है। ये प्रोटेक्शन जो सेम ऑरिजिन पॉलिसी है, ये प्रोटेक्शन सर्वर साइड प्रोटेक्शन नहीं है, ब्राउजर साइड प्रोटेक्शन, क्लाइंट साइड है। तो ये सिर्फ ब्राउजर में काम करती है, हर यूजर के, आपके और मेरे और जितने भी यूजर हैं, हम सबके ब्राउजर्स में, चाहे सफारी हो, फायरफॉक्स, हर किसी में सेम ऑरिजिन पॉलिसी बाय डिफॉल्ट लगी आती है। तो वो ब्लॉक कर देती है किसी भी मलिशियस साइट को हमारी किसी दूसरी साइट का डेटा देखने से। क्लियर हो गया आज तुम्हारे को ये सेम ऑरिजिन पॉलिसी? रिसोर्स ये होती है जो डेटा सामने की साइट से आया ना, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स की बात कर रहा हूं। जब हम यहाँ पे बेसिकली ये किस पे काम करता है, ये ऐसी रिक्वेस्ट पे काम करता है जो कि एक साइट की जावास्क्रिप्ट से मारी गई हो। तो किसी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई रिक्वेस्ट लग रही है, जैसे सबसे कॉमन जो रिक्वेस्ट लगती है ना, जो कोडिंग की मदद से जावास्क्रिप्ट में, फेच रिक्वेस्ट और एक्चुअल, इन पे ये काम करता है, इन फंक्शंस पे। तो वो चेक करता है कि अगर फेच की मदद से किसी पर्टिकुलर साइट पे रिक्वेस्ट करी जा रही है और उसका जो रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है, क्या वो आपको जो वापस जावास्क्रिप्ट है उसको मिलना चाहिए या नहीं। ठीक है, सेम ऐसे ही ये काम बेसिकली ये बस इसी पे काम करता है। अगर आप देखोगे तो फेच XHR हो गया, और भी रिक्वेस्ट होती है हमारे पे, आपकी XCO करके होती है एक रिक्वेस्ट, और एक सर्वर साइड एक और होती है, ऐसे करके 3-4 रिक्वेस्ट हैं। ये बेसिकली मेथड्स हैं, जैसे जिनको पाइथन आती है उसमें रिक्वेस्ट लाइब्रेरी होती है, रिक्वेस्ट डॉट गेट करते हैं ना, तो ऐसे ही फेच लाइब्रेरी जो हो गई, इसमें फेच लाइब्रेरी, फेच मेथड, उन पे काम करता है। तो ये चेक करता है कि जावास्क्रिप्ट को रन करने देता है, एसओपी दूसरी साइट की जावास्क्रिप्ट अगर आप अपने में इंक्लूड करते हो, जैसे जे क्वेरी हो गई, उसको रन करने देगा। लेकिन अगर वो जावास्क्रिप्ट अपने कोड में कहीं पे भी ऐसे लिखती है कि जाओ और फेच करो इसका डेटा, तो तब वहां पे एसओपी लागू होती है। समझे इस बात को? तो सेम ओरिजिन वाले ब्राउजर को यह भी ध्यान रखना था कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो दूसरी थर्ड पार्टी से जाके कोड को फेच करती है और रन करती है, जैसे जे क्वेरी हो गया, बूटस्ट्रैप। लेकिन वो जब रन हो रही है स्क्रिप्ट, तो उसमें चेक करा जाता है कि क्या उस कोड में कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि वो किसी एक ऐसी रिसोर्स पे जा रही हो जहां पे यूजर लॉग्ड इन है, उसकी कुकीज है, और इसको एक्सेस नहीं होना चाहिए उसको देखने का, तो वहां पे उसको ब्लॉक करा जाता है। समझे इस बात को? अरे एक्स और नहीं भैया, XHR कह रहा हूँ। XHR जैसे फैच होता है ना, वैसे एक XHR मेथड भी होता है इसमें जावास्क्रिप्ट में, जो कि बेसिकली एक एक मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से आप उसमें दूसरी साइट पे रिक्वेस्ट लगवा सकते हो। ये इसका एक फंक्शन है, जैसे आप फेच फंक्शन हो गया, वैसे XHR नाम का भी एक फंक्शन होता है। ऐसे मान लो सिंपल मेथड में, अभी हम लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। अबे कुकीज कहाँ से आ गए यहाँ प्ले में? कुकीज का यहाँ कोई लेना देना नहीं है।
कोई भी डेटा उस साइट से, कुकीज भी इंक्लूडेड है उसमें, कि आप सामने वाले की अगर कुकीज मांगते हो, मान लो मैंने इस पे मांगा कि भैया ये जो यूजर है, लेट्स से इसमें एक एंड पॉइंट था गेट कुकीज, तो इससे क्या होता था, इस एंड पॉइंट से मेरी कुकीज आती थी, मैं अपनी कुकीज मांग सकता था। तो वो क्या काम करती है, स्क्रिप्ट जाती है बैंक.com पे और मेरी कुकीज मांगती है, लेकिन ब्राउजर उसको वो कुकीज को देखने ही नहीं देगा। समझ गए इस बात को? क्लियर है तुम्हारे को? तो कोई भी डेटा, उस साइट का डेटा जो कि फेच रिक्वेस्ट से मांगा जा रहा हो या XHR रिक्वेस्ट से मांगा जा रहा हो, वो देखने नहीं देगा। तो यहाँ पे किसी और चीज को ब्लॉक नहीं करा जाता, सिर्फ जो रिक्वेस्ट मारी जाती है, जो थर्ड पार्टी पे रिक्वेस्ट मारी जाती है फॉर डेटा, कि मेरे को ये डेटा निकाल के दो इस यूजर का, या मेरे को ये चीज का डेटा चाहिए, वो डेटा ब्लॉक करा जाता है खाली, कि क्यों चाहिए तुम्हारे को ये डेटा, इसीलिए। बहुत बढ़िया। अब इसके साथ ना, अब 1995 में तो देखो इतना वो नहीं था, वेबसाइट बूम वगैरह आपका इतना नहीं था, मतलब चल रहा था काम, ठीक ठाक खिंच रहा था। फिर आता है भाई, अब होने लगी डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत, जब होने लगे बहुत ज़्यादा सब डोमेन्स यूज। अब भाई google.com है, google.com ने एक जगह ऑथेंटिकेशन सेट कर दिया अपना। google.com ने कहा कि भैया आप जो है ना लॉग इन करो google.com पे, और अब आप मेरी किसी भी साइट पे जाओ, जैसे गूगल मीट हो गया meet.google.com, या जैसे आप जाओ लेट से और कौन mail.google.com, या आप जाओ drive.google.com, आपको इनमें से किसी में भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इनमें से किसी में भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो क्रेडेंशियल्स है हम लोग यहां से आपके फेच कर लेंगे और देख लेंगे कि भैया आपको एक्सेस है या नहीं। google.com हमारा, अब एसओपी इसको ब्लॉक करता है, एसओपी तो एक्सेस करने नहीं देगा। meet.com कैसे कर लेगा google.com का डेटा एक्सेस, वो तो ब्लॉक कर देगा। ये सोचने वाली बात है। 2008 में 8 तक आते आते बहुत डेवलपर्स को दिक्कत होने लगी, तो 2008 में इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया जिसे बोला जाता है कोर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि कोर्स क्या कहता है कि आप कर सकते हो, दूसरी साइड से कर सकते हो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो एसओपी ने जितना बनाया, एसओपी का रुतबा था सारा कि भैया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो कोर्स आता है और कहता है कि सब खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स की एंट्री होती है, ये आता है आपका 2008, और यहाँ इंट्रोड्यूस होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। जिसको कोई भी डाउट हो पूछते रहना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जब मेरे को आज भी याद है कि जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, तो मैं चैट जीपीटी के साथ बैठा और मैं सारी चीज़ें समझनी शुरू करी कि स्टार्टिंग से कि एसओपी करता क्या है, ब्राउजर क्या हम, और मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ नए टॉपिक है, चैट जीपीटी के साथ बैठ गया, उसे बोलता हूँ वर्क फ्लो दिखा। उसे मैंने लिखा था कि वर्क फ्लो दिखा पूरा, एक रिक्वेस्ट जो 1994 में भेजी गई बिना एसओपी के, मुझे दिखा कि वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वो कहाँ कहाँ जाती है, ब्राउजर कब कुकी ऐड करता है, उसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है, क्या होता है। फिर 1995 का जब एसओपी ऐड करी गई, फिर 2008 का जब कोर्स ऐड करी गई, 2007 का और 2008 का, दोनों का मेरे को दिखा। ऐसे कर करके मैं उससे पूरा समझता था। तो मेरे को अभी भी याद है, मैंने उससे पता कितने क्वेश्चन पूछे थे, 60 क्वेश्चन पूछे थे मैंने उससे, 60। मैं चैट स्क्रॉल करके देख रहा हूँ और 60 क्वेश्चन मैंने उससे पूछे थे कि कोर्स से रिलेटेड और एसओपी से A to Z समझने के लिए। तब मुझे क्लियर हुआ था 61 क्वेश्चन पे कि अब मुझे क्लियर है माइंड में कि एक्चुअली में पूरी चीज़, वरना बहुत कंफ्यूजन थी शुरू में कि भाई अगर ये वाली रिक्वेस्ट जाएगी या ये जाएगी, या तो उनमें से एक बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था जो मैं तुमसे भी पूछता हूँ अभी। लेट से इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटाता हूँ। अच्छा, क्या एक बात बताओ, एसओपी सीएसआरएफ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी? सिंपल सी बातें करेगी, है ना। सीएसआरएफ को रोक देगी एसओपी हमारी, करेक्ट। अब जितने लोगों ने यस लिखा है वो मूर्ख हैं, एक नंबर के मूर्ख। मेरी बातों में हाँ कर रहे हैं खाली, पता नहीं भाई क्यों। अबे भाई तुम्हारे को मैंने अभी समझाया कि भैया क्वेश्चन पूछो, समझो टॉपिक को, और कह रहे हैं कि यस यस यस। अबे मैं जो बोलूँ वो थोड़ा ना मानना है, खाली तुम्हारे को टॉपिक समझना है कैसे करेगी। ये होता है सीएसआरएफ का बेसिक पेलोड, तुम्हारे को समझाता हूँ मैं एक सिंपल सा, मेरे को बताना कि कैसे प्रोवाइड करेगी। तुमने यस तो बड़ी तेजी से लिखा है ना। ये एक है फॉर एग्जाम्पल बैंक.com, ठीक है, और चेंज ईमेल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ईमेल इक्वल्स टू email@email.com। जैसे ही मैं email.com पे विजिट करता हूं, email.com इसको रिक्वेस्ट मारती है, ठीक है, email.com इसको फेच रिक्वेस्ट मारती है और आपकी ईमेल चेंज हो गई। मैंने आपको कितनी बार अभी समझाया था कि भैया रिक्वेस्ट को वो ब्लॉक नहीं करती है, तो ये रिक्वेस्ट तो लग गई, आपकी ईमेल तो चेंज हो गई, उसको रिस्पॉन्स से क्या करना है खुद बताओ। रिस्पॉन्स तब काम आता है जब आपकी इंफॉर्मेशन उससे चोरी करनी हो।
CSRF में इंफॉर्मेशन चोरी नहीं करनी, उसको तो रिक्वेस्ट लगवानी थी, वो तो लग जाती है। तो SOP CSRF के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, वो तो मार देगा, ये इस पर रिक्वेस्ट लग जाएगी, इसका जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन उसको रिस्पॉन्स देखना भी नहीं है। आपकी ईमेल तो उसने में उड़ा दी उसने कि क्या ये XSS के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव होता है या नहीं, बताओ जरा जल्दी से। नहीं, बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करा, क्योंकि वो जो XSS है वो कहाँ मिला है, एक समझते हैं ये ऐसे काम करता है, पता है, बाइंड और रिवर्स पेलोड की तरह आपको इसको समझना पड़ेगा। वो तो XSS मेरे को मिला है, फॉर एग्जाम्पल बैंक.com पे मेरे को XSS मिला है, ठीक है। तो अब बैंक.com क्या है, बैंक.com पे मेरे को XSS मिला, फॉर एग्जाम्पल ID इक्वल्स टू, और यहीं पे XSS मिल गया स्क्रिप्ट टैग, तो मैं इसमें कोड लिखता हूं, अगर फेच करो evil.com को, और वहां पे मेरी जाके कुकीज दे दो, फेच evil.com और प्लस माय कुकीज, ठीक है, मैं ये लिखता हूं। तो ये कैसे ब्लॉक हुआ, ये तो वल्नरेबिलिटी खुद से ही उसके अंदर है ना, यानी कि बैंक.com खुद से जाके evil.com को बोल रहा है ये लो मेरी कुकीज। अब evil.com तो मेरी साइट है, evil.com मेरी साइट है, तो मैं उस पर क्या काम कर सकता हूं, मैं कैसे ब्लॉक करूंगा, रिक्वेस्ट में कुकीज आ रही है ना, रिक्वेस्ट में तो कुकीज आ गई, तो मैं अपने लॉग्स चेक करूंगा ना evil.com के, तो उस पर मुझे कुकीज दिख जाएगी, क्योंकि रिक्वेस्ट ब्लॉक नहीं होती। तो evil.com पे जैसे ही कुकीज आएगी, जैसे ही evil.com पे कुकीज आएगी, वो मेरे लॉग्स में सेव हो जाएगी, और फिर मैं लॉग्स में खोल के देख सकता हूँ कुकीज। तो ये कैसे ब्लॉक होगा, तो ये क्लियर रहना चाहिए आपको कि कैसे ब्लॉक कर देगा ये, क्योंकि ये तो रिवर्स शेल की तरह है कि ये खुद चल के evil.com क्या सारा कि ये लो सर जी मेरी कुकीज। evil.com को नहीं है, ये बाइंड शेल नहीं कि evil.com चल के जाएगा बैंक.com पे कि भाई अपनी डेटा दे दो ना, खुद बैंक.com चल के आ रहा है ये लो मेरा डेटा। तो भैया कोर्स क्यों रोकेगा उसको, SOP उसको नहीं रोकेगा, समझे इस बात को, तो आपको ये समझना है इस बात को। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं कोर्स पे। कोर्स बहुत सिंपल है, कोर्स आपको इजीली अब समझ आ जाएगा, जिसको सेम ओरिजिन पॉलिसी क्लियर है ना उसको कोर्स समझ आ जाएगा, जिसको सेम ओरिजिन पॉलिसी बिल्कुल समझ नहीं आती या थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, उसके लिए कोर्स जिंदगी भर एक कांटा बना रहता है, क्योंकि उसको सेम ओरिजिन जिसको सेम ओरिजिन पॉलिसी नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको SQL नहीं पता, वो कभी भी SQL इंजेक्शन में अच्छा नहीं हो सकता, समझ गए इस बात को, वैसे ही कोर्स की आती है, ठीक है। कोर्स बहुत सिंपल है। SOP क्या कहता है, बहुत सिंपल है कि SOP कहता है कि भैया दो ओरिजिन के बीच में रिक्वेस्ट बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा मैं, कोर्स उसको ढिलाई देता है, कोर्स कहता है ऐसा मत करो, मेरी रिस्पेक्ट करो, और आप क्या काम करो, मैंने जो बोल रखे ना कि ये वाले डोमेन्स को अलाउ कर दो, इनके बीच में डेटा ट्रांसफर अलाउ कर दो, बस कोर्स इतना कहता है। तो कोर्स बेसिकली एक अलाउ लिस्ट प्रोवाइड करता है, अलाउ लिस्ट, कि भैया ये मेरी लिस्ट है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर अलाउ लिस्ट में लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी google.com पे हूँ, google.com, और अलाउ लिस्ट में मैंने क्या लिख दिया, अलाउ लिस्ट में मैंने लिख दिया कि ये और google.com जो है वो मेरी साइट पे रिक्वेस्ट मारना ऐसे इसको उल्टा करते हैं, रुको, meet.google.com जो है उसको क्रेडेंशियल चाहिए कहां से, google.com से, उसको क्रेडेंशियल चाहिए google.com से कि मैं इस यूजर को लॉग इन करने जाता हूं तो मेरे को यूजर नेम पासवर्ड दो, ठीक है। आते हैं कि meet.com को google.com पे जाना है। अब जब meet.com google.com पे रिक्वेस्ट मारेगा तो google.com ना अपनी अलाउ लिस्ट में लिख सकता है कि भैया meet.com को अलाउ कर दो, ये मेरा ही पार्ट है यार, इसे तो अलाउ कर दो कम से कम, तो google.com कॉमा करके वो और भी लिख सकता है mail.google.com, ठीक है, या वो कॉमा करके ऐसे लिख सकता है कि star.google के हर उसको अलाउ कर दो, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जब जब ये जो meet.com है ये रिक्वेस्ट मारेगा जाके google.com पे कि लाओ जी क्रेडेंशियल्स मुझे दो, इसने हमारी रिक्वेस्ट google.com पे रिक्वेस्ट मारी, और गूगल जो ब्राउजर है ना, ब्राउजर चेक करता है कोर्स के हेडर्स को, अलाउ लिस्ट को चेक करेगा कि क्या जो कोर्स के हेडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो डोमेन है meet.com वो अलाउ है या नहीं, वो कहेगा हाँ meet.google.com तो अलाउड है, लिस्ट में लिखा हुआ है, तो अच्छा ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स जो सामने से तो आएंगे, क्रेडेंशियल्स तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, अब वो ब्राउजर के हाथ में होता है कि वो क्रेडेंशियल्स meet.google.com को देगा या नहीं देगा। तो जब वो रिस्पॉन्स आएगा ना, ठीक है, वो जो रिस्पॉन्स पहुंचेगा google.com से, जब वो रिस्पॉन्स पहुंचेगा meet.google.com पे, तो ब्राउजर चेक करेगा अलाउ लिस्ट, ये रिस्पॉन्स में आती है, ये जो अलाउ लिस्ट है रिस्पॉन्स में आएगी। google.com क्या भेजेगा, google.com ना एक रिक्वेस्ट भेजेगा ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये अब एक रिक्वेस्ट ही लिख देनी पड़ेगी पूरी, अरे भाई कैपिटल हो जाए यार, HTTP 1.1, ठीक है, 200 ओके, ठीक है, और यहाँ पे जो हेडर का नाम होता है वो क्या होता है, एक्सेस, अरे भाई यार एक तो एक कीबोर्ड इतना बकवास है, मैं क्या ही बोलूं, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन,
ठीक है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। और रिस्पॉन्स में क्या आएगा, रिस्पॉन्स में आएगा फॉर एग्जांपल जो इसके साथ डेटा आएगा वो जेसन में मान लो डेटा आएगा, एक एजम्पशन ले रहे हैं, यूजर नेम कोलन दिस पर्सन और कॉमा पासवर्ड में उसका पासवर्ड आएगा, जो भी पासवर्ड होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली जब मीट.कॉम रिक्वेस्ट मारेगा कि भैया मेरे को इस पर्टिकुलर यूजर के क्रेडिट्स दे दो, तो अब क्या होगा, जो google.com है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट तो हमेशा जाती है और रिस्पॉन्स भी हमेशा आता है, चाहे कुछ भी लगा हो रिक्वेस्ट हमेशा जाएगी, रिस्पॉन्स हमेशा आएगा, इतना मान के चलना है आपको, कोर्स हो नहीं हो, एसओपी हो नहीं हो, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आने के बाद एसओपी चालू होता है, तो अब वो चेक करेगा, ठीक है, एसओपी देखेगा कि क्या कोर्स है या नहीं है। मतलब हम अब तो 2008 के बाद कोर्स आ ही गया था, तो हर बार चेक होता है कि कोर्स को चेक करते हैं, तो वो चेक करेगा कि क्या इस नाम का कोई हेडर रिस्पॉन्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो कहेगा करता है, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि क्या जो मेरी करंट साइट है जो इस डेटा का एक्सेस मांग रही है वो है meet.google.com, क्या वो meet.google.com इसके एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में है या नहीं, वो कहेगा है, तो इसको ये डेटा दे दो, वरना वो नहीं देगा। समझ आया तुम्हारे को ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, ठीक है। तो meet.com को क्रेडेंशियल्स चाहिए google.com से लॉगिन करने के लिए, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा google.com क्या कि लाओ जी मेरे को चाहिए यूजर के पासवर्ड, फॉर एग्जांपल वो ऐसे भेजेगा https google.com गेट क्रेडिट्स, उसने ये रिक्वेस्ट भेजी, तो अब क्या होगा, google.com पे जाएगा, ये वहां पे रिस्पॉन्स भी आएगा, रिस्पॉन्स आने के बाद अब ब्राउजर चेक करेगा, अब ब्राउजर का मेन जो कोर्स है या एसओपी है वो ब्राउजर, मैंने बताया ब्राउजर की सिक्योरिटी, ब्राउजर चेक करेगा कि क्या एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन है या नहीं, वो कहेगा है, तो चेक करो कि क्या उसमें जो करंट हमारा डोमेन है जिसने इस डेटा का रिक्वेस्ट करा है क्या वो उसकी लिस्ट में है या नहीं, वो कहेगा है, तो उसे दे दो, अगर नहीं होता तो वो छुपा देता है इसको। समझ गए इतनी बात को तुम? अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यहां पे हमारे पे आते हैं एक्सेस कंट्रोल। अब तुम्हारा जो भाई तुम इतनी देर से मांग रहे थे अब वो आ गया, वो क्रेडेंशियल्स, एक्सेस कंट्रोल अलाउ। चलो पहले ना इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, ठीक है, उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि ये जो मैंने अभी तुम्हारे को एक ये सिर्फ एक तरीके का वर्क फ्लो है कि कैसे रिक्वेस्ट काम करती है। ये जो फॉर्मेट है ना ये हमेशा सेम रहेगा, किसके लिए, 3 रिक्वेस्ट के लिए, गेट पोस्ट और हेड के लिए। गेट पोस्ट हेड के लिए हमेशा ऐसे ही रिक्वेस्ट जाएगी, इसके अलावा कोई भी और अगर यहाँ पे इसके अलावा कोई भी एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन के अलावा कोई भी हेडर हो वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो चाहे आप जो क्रेडेंशियल सोच रहे हो ना कि क्रेडेंशियल्स फॉल्स होगा तो कुकी वहां पे कुकीज नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो जिन लोगों को एडवांस पता है थोड़ा सा क्रेडेंशियल्स के बारे में, ऐसा नहीं है। गेट पोस्ट और हेड मेथड में, तीनों में गेस्ट याद रखना, गेट पोस्ट और हेड मेथड में क्या होता है, इसमें हमेशा यही सेम पैटर्न फॉलो होगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा और चेक होगा कि क्या एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में ये है या नहीं है, तो रिस्पॉन्स दिखा दो। अब आता है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते थे इसको, हम सिंपल रिक्वेस्ट कहते हैं, प्लेन सिंपल रिक्वेस्ट बोलो, ये हो गए सिंपल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आती है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट होती है, कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट कहते हैं जैसे कि अगर कोई कस्टम हेडर भेजा जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर तो रिक्वेस्ट ऐसे है, कोई पुट मेथड है या और कौन सा डिलीट मेथड है, या फिर और कौन सा हो सकता है, पुट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट मेथड हो गया, ठीक है, कोई इस टाइप का मेथड है जो कि नॉन कॉमन मेथड है। अगर इस टाइप की कोई रिक्वेस्ट जारी होगी तो ऐसे में समझेंगे क्या होगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सीन बदलता है, ठीक है। तो क्या होगा, पुट डिलीट अपडेट या फिर कोई कस्टम हेडर जा रहा, जब ये meet.com google.com कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा भेज रहा हो, एक्स ऑथराइजेशन हेडर एक स्पेसिफिक कुकी भेज रहा हो, इस केस हो गया कोई अलग सी रिक्वेस्ट, यानी कि नॉन सिंपल से कुछ हटके रिक्वेस्ट जा रही हो, नॉन यूजुअल रिक्वेस्ट से कुछ हटके एक्स्ट्रा हेडर्स जा रहे हो, कोई डिफरेंट मेथड हो, तो क्या होगा, ऐसे में आती है। अब ये है कि भाई मान लो मैंने पुट रिक्वेस्ट डायरेक्टली भेज दी, मैंने डिलीट रिक्वेस्ट डायरेक्टली भेज दी, ठीक है, मैंने डायरेक्टली डिलीट रिक्वेस्ट भेज दी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि क्या पता वो रिसोर्स डायरेक्टली डिलीट हो जाए। भाई डिलीट रिक्वेस्ट वहां गई, रिस्पॉन्स की तो डिलीट में जरूरत ही नहीं है, क्या पता वो रिसोर्स डिलीट हो जाए और डिलीट होनी नहीं चाहिए थी कभी। तो ऐसे केस में क्या होता है, ब्राउजर बहुत सतर्क रहता है कि भैया इतनी खतरनाक रिक्वेस्ट पे भेज रहा हूं, पुट बहुत खतरनाक है, डेटा को अपडेट कर सकती है, डेटा को अपलोड कर सकती है, डिलीट बहुत खतरनाक है, डिलीट डेटा को डिलीट कर देगा, अपडेट भी सेम डेटा को अपडेट कर सकता है, ये खतरनाक है। तो ब्राउजर इस केस में क्या करता है, पहले ना एक रिक्वेस्ट भेजता है ऑप्शंस, तो ये अगर तुम लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो
तो ऐसे में अब क्या रहता है, मैं तुम्हारे को इसको हटाता हूँ अब के लिए, तुम्हारे को इतना समझ आ गया, आई होप सो। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल इसको ना यहाँ से एक पुट रिक्वेस्ट भेजनी है, meet.google.com को एक पुट रिक्वेस्ट भेजनी है इसको। तो अब ब्राउजर ना बहुत तेज हो जाएगा, ब्राउजर कहेगा पुट भेजना है खतरनाक हो सकता है, डिलीट भेजना खतरनाक, तो वो क्या काम करेगा, वो पहले भेजेगा एक ऑप्शंस रिक्वेस्ट। ऑप्शंस कुछ नहीं करता, ऑप्शंस बस सामने वाले के हेडर्स निकाल के लाएगा हमारे लिए, या हेडर्स भी नहीं निकाल के लाएगा, बेसिकली वो पता करेगा सामने वाले। ऑप्शंस क्या करता है, हेल्प करता है, सामने जाएगा ऑप्शंस रिक्वेस्ट जाएगी, ऑप्शन जैसे गेट मेथड हो गया, पुट मेथड, वैसे एक ऑप्शंस मेथड होता है। तो सामने ऑप्शंस रिक्वेस्ट जाती है, और ऑप्शन रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आता है ना, उसमें लिखा हुआ आता है कि क्या क्या अलाउड है और क्या क्या अलाउड नहीं है। तो सामने से जो आएगा उसमें लिखा आएगा कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये लिखा आएगा, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। इसमें लिखा आएगा कि meet.com अलाउड है या नहीं, .google.com अलाउड है या नहीं। उसके अलावा सामने से क्या भेजेगा वो हमारे को, एक्सेस सामने से भेजेगा एक्सेस। मैं तुम्हारे को ना, मैं ये सोच रहा था, मैंने तुम्हारे को ओरिजिन हेडर तो अभी तक बताया नहीं, वो क्या होता है, चलो कोई नहीं, वो भी बता देंगे। एक्सेस कंट्रोल अलाउ, क्या लिख रहा हूँ मैं, अलाउ क्रेडेंशियल्स, ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। अब इसको पढ़ेगा ना, जब वो रिस्पॉन्स को, इसको पढ़ेगा रिस्पॉन्स को, तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे ये रिक्वेस्ट भेजनी है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे ब्राउजर बहुत तेज हो जाता है। ब्राउजर पहले चेक करता है, सामने वाले से बात करता है ऑप्शंस भेज के कि मुझे बता कि भैया क्या क्या डोमेन्स तेरे लिए अलाउड है, क्या मुझे कुकीज भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। ये पूछता है सामने वाले से कैसे, ऑप्शंस रिक्वेस्ट भेज के कि भैया मेरे को ये बता कि ये जो है ना क्या बोलते हैं, ऑप्शन रिक्वेस्ट भेज के कि क्या अलाउड है, कि मेरे को meet.google.com अलाउड, वो देखेगा कि यार meet.google.com अलाउड है, वो कहेगा हाँ अलाउड है। फिर वो चेक करेगा कि अच्छा क्या मैं जब मैं क्या बोलते हैं meet.google.com से google.com को रिक्वेस्ट करूंगा, google.com को, तो क्या मेरे को क्रेडेंशियल्स, यानी क्रेडेंशियल्स मतलब क्या मुझे कुकीज अपनी भेजनी चाहिए google.com की या नहीं, ठीक है। अगर मैं कुकीज भेजूंगा नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैं किस यूजर का डेटा मांग रहा हूं। तो क्या मुझे कुकीज भेजनी चाहिए, वो कहेगा फॉल्स, कुकीज नहीं भेजनी। तो वो बिना कुकीज की रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर क्रेडेंशियल्स आएंगे ही नहीं सामने से। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ये सिर्फ तभी काम आता है जब गेट, पोस्ट या हेड के अलावा आप भेज रहे हो। अब ये समझ आया तुम्हारे को क्रेडेंशियल्स कहां पे काम आता है। अच्छा, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया सर्वर को सामने कैसे पता चलता है कि रिक्वेस्ट कहां से आ रही है। सर्वर को भी तो पता होना चाहिए ना रिक्वेस्ट कहां से आ रही है। तो ऐसे में क्या करता है, जो ब्राउजर है वो एक ओरिजिन हेडर को यहां पे भेजता है। ओरिजिन हेडर को यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है ना, उसमें एक भेजता है कि ये रिक्वेस्ट कहां से आ रही है। ये सर्वर को भी पता होना चाहिए, क्योंकि सर्वर जो है ना, कई ये ओरिजिन हेडर बेसिकली इसलिए यूज होता है। कई बार आप देखना कि जो सर्वर होता है ना, वो इंप्लीमेंट इस तरीके से करा जाता है कि हर ओरिजिन के लिए डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल सर्वर में ऐसा कोड लिखा जाएगा, बैकएंड का कोड पता है कैसे होगा, इफ ओरिजिन इक्वल्स टू लेट्स से ओरिजिन जो है meet.google.com, अगर ऐसा ओरिजिन आ रहा है कि ओरिजिन हेडर जो है वो सेट है meet.google.com पे, तो भैया रिस्पॉन्स में उसको ये दिखाओ, ठीक है। और इफ एल्स, एलिफ कर लेते हैं, एलिफ ओरिजिन इक्वल्स टू mail.google.com, तो उसको एक्सेस कंट्रोल में ये दिखाओ। एल्स आप सिंपल सा कोड लिख सकते हो, रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, या फिर नॉर्मली गिव द रिस्पॉन्स आप ब्राउजर पे छोड़ दो, वो अपने आप इसको रिजेक्ट कर, वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो इस टाइप का कोड लिखा होता है। तो इसलिए ओरिजिन हेडर जो होता है वो जाके सामने सर्वर को बताता है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो कहां से आ रही है। ब्राउजर ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर देता है आपकी रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो ये जाके सर्वर को बताता है कि जो रिक्वेस्ट है वो यहां से आई है, ठीक है। और तू अब देख ले कि तेरे को उसके बेसिस पे क्या कुछ चेंजेस करने अपने हेडर्स में या नहीं। समझ आया इसका। अब यहां पे आते हैं कि इनमें प्रॉब्लम कब शुरू होती है। अब यहां समझते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कब से होती है, ठीक है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये जो ओरिजिन हेडर है इसको ढंग से ट्रीट ना करा जाए। तो ये जो अब बैकएंड में कोड लिखा गया है कि सेट कर दो, बैकएंड का कोड क्या है कि ये जो एक्सेस,
अब उसको क्या है, उसको ना उसकी कंपनी की पॉलिसी है, लेट्स से एक जना है, उसकी कंपनी की पॉलिसी है कि भैया आपको उसके वीएपीटी या सिक्योरिटी वालों ने बोला कि आपको ना कोर्स वाले, अरे क्या हो गया, आपको कोर्स के हेडर यूज करने हैं, कंपलसरी है। अब अगले बंदे को तो आता ही नहीं कोर्स, उसको नहीं पता, तो उसने कहा यार पढ़ता हूँ समझता हूँ क्या है कोर्स। तो वो पढ़ता है कि कोर्स क्या करता है कि आप जो भी ओरिजिन में रिक्वेस्ट आ रही है आपको वो अगर आप क्या बोलते हैं वो जो आप अलाउ नहीं करते उसको कोर्स में नहीं लिखते तो वो रिजेक्ट हो जाएगा डेटा। अब उसे लगता है खतरा कि मतलब यार कोई भी मेरे को रिक्वेस्ट भेजेगा मेरी साइट पे और अगर मैं उसको एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में हेडर में डालूंगा ही नहीं तो उसको तो मेरा डेटा मिलेगा ही नहीं, और कितनी सारी साइट्स मेरा डेटा का एक्सेस लेती है, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है एक काम करते हैं, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन की वैल्यू ना स्टार पे सेट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, सब अलाउड है, कोई भी भेजो मेरे को मतलब नहीं है, कोई भी भेजो चलेगा। यहीं पे उसने बंदे ने गलती कर दी। अब इसका मतलब है फिर इसका होना ना होना बराबर हो गया ना, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी भेज सकता है, कोई भी ओरिजिन मेरी डेटा को रिक्वेस्ट कर सकता है, तो इसका होना ना होना बराबर हो गया। या वो और होशियार बनता है, वो एक काम करते हैं, इसको हम ना एक वेरिएबल सेट कर देते हैं और जो भी ओरिजिन हेडर की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो फिर वो अलाउड हो जाएगा। मतलब कोई भी जो भी भेज रहा है उसको यहाँ पे अलाउ कर दो, तो इसका होना ना होना फिर बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में ना एक और वैल्यू होती है नल। नल ये भी मतलब वही है कि होना ना होना बराबर हो गया। ठीक है, कि नल अलाउड है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि नल अलाउड होता है कि अगर उसने कोई मान लो फॉर एग्जांपल उसने कोई ओरिजिन जो सॉरी उसने क्या है कि ओरिजिन हेडर में लिख के भेज दिया नल, तो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन इसको अलाउ कर देता है काफी बार। ठीक है, नल भी क्योंकि एक ये होता है काफी जगह जब आप फॉर एग्जांपल आपका कोई ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन कब आता है, ओरिजिन हेडर जब आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट मारते हो, करेक्ट, जब आपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट मारी। व्हाट इफ मैंने ब्राउजर में एक फाइल प्रोटोकॉल फाइल प्रोटोकॉल पता ना, फाइल :// हम LFI में पढ़ते हैं, तो मैंने एक फाइल खोली उसके अंदर clickjacking.html। अब मैंने जब उस पर एक बटन क्लिक करा clickjacking.html पे, तो वो रिक्वेस्ट चली गई bank.com पे। तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, कोई समझाया। अब इसका कोई ओरिजिन नहीं है। क्यों नहीं ओरिजिन, क्योंकि ये तो एक फाइल से रिक्वेस्ट आई है, एक HTML फाइल ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये किसी वेबसाइट से नहीं आ रही है, तो इसका ओरिजिन क्या रखेंगे, ऐसे में उसका ओरिजिन नल हो जाता है। या एक जो रिक्वेस्ट है वो एक आई फ्रेम से आ रही है, आई फ्रेम के अंदर ना आप सैंडबॉक्स क्रिएट कर सकते हो, आई फ्रेम के अंदर एक सैंडबॉक्स बना सकते हो, जो सैंडबॉक्स एक अलग माना जाता है अपने आप में। अब वो जो रिक्वेस्ट है वो सैंडबॉक्स से आ रही है, अब वो तो अपने आप में कोई साइट नहीं है, वो अपने आप में किसी आई फ्रेम के अंदर पार्ट नहीं, वो एक अलग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट है, तो उस केस में ओरिजिन हेडर नल रखा जाता है। तो काफी केसेस में डेवलपर नल को अलाउड कर देते हैं, वहां पे वो गलती कर देते हैं। समझ आया तुम्हारे को। या फिर उन्होंने क्या काम करते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये लिया उन्होंने, यार अपने तो सारे कम से कम हम अलाउ ही कर सकते हैं ना, अपने जितने भी सब डोमेन है उनको अलाउ कर देते हैं, तो google.com, और उसने क्या काम कर दिया, लिख दिया star.google.com, मेरे जितने डोमेन है सब अलाउ कर दो। अब प्रॉब्लम पता है कहां फंसती है, ऐसे में प्रॉब्लम फंसती है जब मान लो आपकी एक साइट थी, मैंने आपकी एक साइट फाइंड करी dev.google.com और इस पर मैंने निकाल दिया एक्सेस। अब आप तो भैया dev.google.com को ट्रस्ट कर रहे हो, तो dev.google.com में मैं एक्सेस का पेलोड डालूंगा, क्योंकि इसमें एक्सेस है, मैं उसमें पेलोड डालूंगा एक्सेस का, जाओ google.com पे, मैं उसकी कुकीज फैच नहीं कर सकता, मैं हूं evil.com, मैं नहीं फैच। पर अब क्योंकि dev.google.com को ट्रस्ट भी करता है, उसको अपना सारा डेटा देने को तैयार है, तो मैं इसमें एक्सेस का कोड लिखूंगा, जाओ google.com से सारी जितना भी उसका डेटा है, जो भी इस यूजर का डेटा है वो फैच करो और लाके मुझे दे दो, काम हो गया। क्योंकि वो dev.com को ट्रस्ट करता था, तो रिस्पॉन्स भी देखने को मिल गया dev.com पे हमारे को, और डेटा भी सारा हम निकाल रहा है। तो तुम्हारे को समझ आ रही है मिसकॉन्फ़िगरेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकती है इसके अंदर। बेसिकली आप कैसे इस अलाउ ओरिजिन को सेट करते हो, उस पर सारी चीजें आती है। अब ऐसे ना एक्सेस कंट्रोल के बहुत सारे हेडर्स होते हैं, एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स, कौन कौन से हेडर्स आप अलाउ करते हो कि रिक्वेस्ट में यही हेडर्स होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। या कौन कौन से मेथड, एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड, मैं सिर्फ पोस्ट और गेट मेथड को अलाउ करता हूं, इसके अलावा अगर कोई भी आएगा मैं रिजेक्ट कर दूंगा रिक्वेस्ट को। समझ आया इस बात को। अब तुम्हारे को एक चीज और भी समझ आनी चाहिए इसके साथ, कि कितनी भी प्रोटेक्शन आ जाए, कभी भी लोग कहते हैं ना कि यार सिर्फ आप लोग सोचते होगे कि सिर्फ वेबसाइट को खोलने से क्या हो जाएगा। मान लो आपको पता है एक साइट है, फिशिंग साइट आपको किसी ने भेजी, तो आप सोचते हो इसको सिर्फ खोल के देख लेता हूँ क्या, मैं बटन नहीं दबाऊंगा कोई, सिर्फ खोल के देख लेता हूँ क्या होगा। उससे मैंने आपको बता दिया कि CSRF कैसे आपकी ईमेल 1 मिनट में चेंज, आपने सिर्फ उस वेबसाइट को खोला, उसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट का कोड था जिसने आपकी ईमेल चेंज कर दी एक साइट पे। तो इसीलिए कभी भी किसी भी साइट को टच भी नहीं करना है आपको, उसके लिंक को भी टच नहीं करना।
बट दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग। आपको हिस्ट्री समझ आई कि कैसे सिक्योरिटी डेवलप हुई, धीरे धीरे करके चीज़ें डेवलप हुई। मतलब 1994 में कुछ नहीं था, फिर 1995 में एक सिक्योरिटी लाई जाती, क्योंकि इससे लोगों ने बहुत सारे अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। फिर 1995 से 2008 तक डेवलपर्स ने स्ट्रगल करा, क्योंकि उनको अपने हर सब डोमेन के ना अलग से पूरा कोड लिखना पड़ता था। कोई भी सब डोमेन आपस में बात तक नहीं कर सकते थे, है वो सेम डोमेन के, लेकिन सब डोमेन भी बात नहीं कर रहे। तो 2008 में उसका सॉल्यूशन आया डेवलपर्स का इस चीज को फिक्स करने के लिए, कोर्स। और फिर कैसे कैसे कोर्स को ढंग से लोगों ने समझना शुरू करना। आज 2024 है, स्टिल बहुत सारी मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसके साथ समझ लो कि अगर एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स फॉल्स है, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि ये चाहे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन जो है वो ऐसे मान लो कि किसी पे भी वो चाहे स्टार पे सेट है ना, अगर अगर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन स्टार पे सेट है, ठीक है, और एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स फॉल्स है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये मिसकॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी आप इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी कुकीज नहीं जाएगी, किसी भी केस में आपकी कुकीज नहीं जाएंगी। और कुकीज ना जाने का मतलब है कि आपको हर पेज से सामने वाली साइड पे 403 आएगा, तो कोई आपकी डेटा को चुरा ही नहीं पाएगा। तो रिस्पॉन्स दिखेगा, मान लो दिखेगा, ठीक है, तो भी आपको 403 ही आएगा, वैसे दिखेगा ही नहीं। क्योंकि आपको अगर जैसे ये पड़ेगा ना ब्राउजर के क्रेडेंशियल्स फॉल्स है, तो वो आपको इस पेज का डेटा देखने नहीं देगा। वो चेक कर लेगा कि कुकीज, वो कुकीज तो भेजेगा, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था गेट पोस्ट और हेड में वो रिक्वेस्ट भेजेगा, चाहे ये ट्रू हो या फॉल्स हो, मैटर नहीं करता उसके लिए, वो रिक्वेस्ट भेजेगा। रिस्पॉन्स में जब डेटा आ जाएगा तो वो चेक करेगा कि अलाउ क्रेडेंशियल जो है ये फॉल्स है ट्रू है। अगर फॉल्स है तो आपको रिस्पॉन्स दिखाएगा ही नहीं। तो ये जो है ना, ये ट्रू होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू नहीं है, तो चाहे ये स्टार पे सेट हो, चाहे नल पे सेट हो, चाहे किसी भी चीज पे सेट हो, अगर ये फॉल्स है तो भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा। तो इसका होना भी बहुत जरूरी है। एक जल्दी से लैब निपटा लेते हैं, बहुत सिंपल सी लैब है। तो एक्सेस दी लैब, ठीक है, हमारे को लॉगिन करना है बेसिकली। तो लॉगिन करेंगे और हमारे को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर की एपीआई चुरानी है। यहाँ पे कोर्स लगी है इस साइड पे, तो कोर्स हमारे को जो एपीआई की है एडमिनिस्ट्रेटर की चुराने नहीं देगी। मैं रिक्वेस्ट मारूंगा लेकिन वो चुराने नहीं देगी, क्योंकि कोर्स लगी है ना, और कोर्स उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। लेकिन हमारे को कोर्स को बाईपास करके वो डेटा को चुराना है, उसकी एपीआई की को चुराना है। तो माय अकाउंट में चलते हैं, यहाँ लॉग इन करते हैं, विनर और पीटर, और ये मेरी एपीआई की है। अब मेरे को मेरे ख्याल से इस पेज का जो डेटा है वो एडमिनिस्ट्रेटर का चुराना है। तो मैं एक बार बर्ब स्वीट में इस रिक्वेस्ट को देख लेता हूँ। लेट्स गो टू HTTP हिस्ट्री और माय अकाउंट इसमें है, अकाउंट डिटेल्स ये रहा। तो बेसिकली एक मिनट मेरे को चार्जिंग लगा दूं जरा। हाँ, तो मेरे को जो है ना, ये जो एंड पॉइंट है ये एक्सेस करना है बेसिकली। अब इसको एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए ऑफ कोर्स मेरे को जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि कोर्स है या नहीं है, देखो ये यहाँ पे ट्रू है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन ट्रू है, मैंने बताया ये होना ही होना चाहिए। इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे कोर्स हेडर लगाए गए हैं, कोर्स इंप्लीमेंटेड है इस साइट पे। तो अब मेरे को बस वो देखना है कि कैसे मैं इसको बाईपास करके जब अपने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कुकीज चुरा पाऊंगा या नहीं। तो इसको हम क्या काम करते हैं, सेंड टू रिपीटर, रिपीटर पे आते हैं। सबको दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं ना टेक्स्ट। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसको सेंड करते हैं, मेरे को मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स दिख जाएगी। अब मैं चेक करता हूं कि क्या ओरिजिन, मैं यहां लिखता हूं https google.com, तो भी मेरे को अलाउ हो गया। देखो यहाँ पे जो भी मैं भेज रहा हूँ ना ओरिजिन में, डायरेक्टली उसका ही नाम लिख के एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में भेज रहा है, और उसको अलाउ कर रहा है कि ले जाओ भाई कुकी ले जाओ। तो बहुत सिंपल है, मेरे को बस अब रिक्वेस्ट भेजनी है। मतलब किसी भी साइट से आप रिक्वेस्ट भेजोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी। बेसिकली यहाँ पे हमारे को एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है इस एंड पॉइंट को एक्सेस मारने के लिए। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा कोड लिखना है बस जो इस एंड पॉइंट पे एक्सेस मारे और इसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको दिखा दे। सिंपल था। यहाँ पे मतलब ऐसा मान सकते हो कोर्स होते हुए भी नहीं है, क्योंकि आप जो भी रिक्वेस्ट जिससे भी भेजोगे, जिस भी वेबसाइट से भेजोगे, उसका नाम डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, स्क्रिप्ट टैग्स लगाते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, और मेरे को भी देखना पड़ेगा, मेरे को इतनी जावास्क्रिप्ट याद नहीं रहती। इक्वल्स टू न्यू
XHR नहीं न्यू XML। अरे भाई यार एक तो इस कीबोर्ड को फेंक के मार दूँ मैं। TTP कहाँ गया? अब इसका तो कर्सर ही गायब हो गया। रेक रिक्वेस्ट मैं समझाऊंगा तुम्हारे को। मैं कॉपी पेस्ट भी तो नहीं कर सकता मैं। मेरे दूसरे लैपटॉप में लिखा हुआ है ना मैंने कोड ऑनलोड इक्वल्स टू, यहाँ पे हम दे देते हैं लेट्स से रेक मेथड, कुछ भी नाम दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेक डॉट ओपन में तुम्हारे को अभी समझाऊंगा कोड, वैसे तुम्हारे को समझ आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा कोड है। ओपन और गेट कॉमा वो जो यूआरएल थी किस पे भेजना था हमारे को, कॉपी यूआरएल पेस्ट कॉमा ट्रू ही आएगा ना, ट्रू, हाँ ट्रू। और लाइन एंड भी करता जा रहा हूँ साथ साथ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रैक डॉट विद credentials equals to true, rec dot send फंक्शन। फंक्शन में हम इसका नाम रखेंगे rec मेथड जो हमने यहाँ पे, अरे यार कंट्रोल Z कंट्रोल C कंट्रोल V, लोकेशन अभी बताऊंगा तुम्हारे को यार मैं सब क्या क्या कर रहा हूँ। ये 2 मिनट बस कोड लिख के ख़त्म करो जल्दी से। एक्सप्लॉइट सर्वर, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लॉग पे डाल देंगे इसका एंड पॉइंट क्वेश्चन मार्क, क्या चुराना है हमारे को, की इक्वल्स टू और प्लस दिस डॉट, सही कर रहा हूँ, हाँ सही कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। 2 मिनट समझाऊंगा भाई, सब कुछ सही करा है मैंने। फंक्शन लोकेशन दिस फॉरवर्ड स्लैश लॉग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सही करा है। लेट्स सी। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट बना रहे हैं, एक रिक्वेस्ट का मेथड यहाँ बनाते हैं, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट करके रिक्वेस्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया। फिर जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ डिफाइन करें कि रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है। रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको एक मेथड यानी कि फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम है रेक मेथड, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन करा नीचे, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि चलो एक रिक्वेस्ट मारो, गेट मेथड से रिक्वेस्ट मारो, ठीक है। और ये जो रिक्वेस्ट है इस जगह पे मारो जिससे अकाउंट डिटेल्स आ जाए। और ट्रू, ट्रू मतलब है एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट, यानी कि बैकग्राउंड में मारो, पैरेलल जो वेबसाइट लोड हो रही है उसके साथ साथ आप मार दो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब पैरेलल रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं कि पहले वेट करो इस रिक्वेस्ट कंप्लीट होने का फिर पेज को लोड करो, ऐसा नहीं, अलग अलग बैकग्राउंड में इस रिक्वेस्ट को मार के कंप्लीट। विद क्रेडेंशियल मतलब इस रिक्वेस्ट के साथ कुकीज को आपको भेजना है, ट्रू कर दो, कुकीज जानी चाहिए इस रिक्वेस्ट के साथ, और उसके रिक्वेस्ट को सेंड कर दो। और फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन करा है कि जब ये जो कंप्लीट हो जाए रिक्वेस्ट, आपको क्या काम करना है, ये फंक्शन ने बताया कि लोकेशन, यानी कि आप क्या काम करो, उसको रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पेज पे जो कि हमारा एक्सप्लॉइट सर्वर है, जिस ये जो लॉग है ना एक्सेस लॉग, इस पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर दो ताकि हम देख पाए। और साथ में प्लस उसकी जो जो की है, यानी कि उसका जो जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसका, यानी कि एपीआई की आएगी उसमें, उसको आगे ऐड कर दो एक पैरामीटर की वैल्यू की तरीके से, ताकि हम उसको देख पाए लॉग में, वो लॉग हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने करा है। सबको समझ आया? तो बस अब मैं इसको भेजूंगा और जहां तक है देखते हैं, डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम एक्सेस लॉग, एंड ये देखो यहाँ पे आया ना फॉरवर्ड स्लैश लॉग के अंदर अनडिफाइंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अरे यार दिस डॉट रिस्पॉन्स, ये वो क्यों लगाया था मैंने डॉट यहाँ पे, हाँ सही तो था, बस ये डॉट लगा दिया, ठीक है। वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट नाम होता है उसका, ठीक है। डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, डन। एक्सेस लॉग, अब क्या हो गया इसे, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया,
अरे ऐसा मत बोलना कि एक ही बार काम करता है ये, लैब भी इनकी कुछ कुछ ऐसी ही है। हाँ मेरे ख्याल से यार नहीं आया, ख़त्म है इनकी लैब। नहीं नहीं सर, अरे कहाँ है, आई तो नहीं रहा, यही तो दिक्कत है, अनडिफाइंड नहीं है। ये तो हम नहीं करी है ना, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि काम क्यों नहीं करा। क्या कह रहे हो तुम लोग, ये व्यू एक्सप्लॉइट करके देख लेता हूँ, रुको। हाँ देखो मेरी की जो है वो, मेरी की एपीआई की यहाँ आ गई होगी। कहाँ आ रहा है, ऊपर तो नहीं आ रहा है इसमें सबसे लेटेस्ट। कैन यू एक्सप्लेन द कोड अगेन, बिल्कुल करते हैं। तो कोड बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, अरे उसकी टेंशन नहीं है, करने को तो मैं अभी कोलैबोरेटर, मेरे पे तो प्रो है भाई, ये बर्ब सूट प्रो है मेरा, बट करने को तो मैं कोलैबोरेटर को यूज़ कर लूँ, तुम्हारे लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम भी लोग यूज़ कर पाओ उसे। रिक्वेस्ट मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये काम कर रहा है, देखो मैंने यहाँ पे क्या काम करा है, गेट बेसिकली गेट रिक्वेस्ट लगवा रहा हूँ एक इस एंड पॉइंट पे, ठीक है, और क्रेडेंशियल कुकीज़ के साथ। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब ये पूरी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए तो इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। मेथड में मैंने क्या करा है, लोग यूज़र को रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, हमारा जो एक्सप्लॉइट सर्वर है उसके लॉग पेज पे, ठीक है, वो जैसी रिक्वेस्ट जाएगी वो लॉग हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, एक पैरामीटर बना की उसके अंदर उसका रिस्पॉन्स पूरा आ जाएगा, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, एपीआई कीज। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, देखो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, और एपीआई की हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, %22 आई थिंक, यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक, ये हमारी एपीआई की है। कॉपी, गो ओवर हेयर, सबमिट सॉल्यूशन, पेस्ट, ओके, लैब सॉल्व। समझ आया सबको?